उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधानसभा बजट सत्र जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और आज इसका चौथा दिन है और आज भी इसी तरीके के आसार जताए जा रहे हैं कि आज भी विपक्ष द्वारा हंगामा काटा जा रहा है। बिल्कुल, इसके बाद बात होगी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री को लेकर। रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और आज राष्ट्रपति और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेगी। तो फुल एक्शन में बीजेपी सरकार और दिल्ली की सत्ता नजर आ रही है। तो बिल्कुल इसी बीच में आगे बढ़ेंगे, जहां पर अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भगदड़ को लेकर, जहां पर एक भगदड़ पेश आई थी, 121 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर रिपोर्ट जो है वो अब सौंप दी गई है और जो बाबा थे जो फरार चल रहे थे उनको जो है वो ये घोषित किया गया है कि इनकी कोई गलती नहीं है। पुलिस पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। 121 लोगों की मौत इसमें। तो बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ में आपको बता दें कि अभी तक 58 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है और स्नान कर लिया है, डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में श्रद्धा का सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर अगर महाकुंभ को लेकर बात की जाए तो आस्था की डुबकी जो है वो श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे डिप्यूटी सीएम शिंदे की। आपको बता दें धमकी जो है 2 अभियुक्तों के द्वारा उनको दी गई, जिसके चलते दिल्ली में एक्शन में सरकार नजर आ रही है और 2 अभियुक्तों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि डिप्यूटी सीएम की अगर बात की जाए तो उनको धमकी दी गई है और साथ ही साथ अब कार्रवाई आगे की जाएगी। मुंबई की ब्रांच ने आपको बता दें कि दोनों अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को डिप्यूटी सीएम यानी शिंदे को ही जो गाड़ी है, एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई, जिसके चलते अब इन दोनों अभियुक्तों को जो तस्वीरें आपके सामने हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक्शन में आपको बता दें कि मुंबई ब्रांच टीम ने जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ पर पूछताछ जो है वो जारी है और बड़ा मामला जहां 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है इसके चलते की गई है। तो बिल्कुल इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात होगी बजट सत्र को लेकर और यूपी का बजट सत्र जो है वो चल रहा है। आज चौथा दिन है बजट सत्र का। एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ उत्तराखंड और चौथा दिन है। आज विधानसभा में बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और सदन में आज सदस्यों की बैठक होगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष की चर्चाएं लगातार जारी हैं, जहां पर पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। 1 घंटे का ये अभिभाषण था, 1 घंटा अभिभाषण चलना था, लेकिन केवल 8 मिनट ही आनंदीबेन पटेल बोल पाए, क्योंकि पहले दिन कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल उनके द्वारा लगातार हंगामा काटा गया, जिसके बाद इस तरीके की तस्वीरें। और जब बीते कल 20 फरवरी को आम बजट पेश किया गया और 8 लाख करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो सामने आया और इसी बीच में आज की बात की जाए तो आज चौथा दिन बजट जो है, नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो है इस बजट पर सामने आई है। पक्ष द्वारा लगातार इस बजट की सराहना की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के एकजुट होकर जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किए जा रहे हैं, सराहनीय है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है विधानसभा में और लगातार इस बजट के अगेंस्ट जो बातें हैं वो विपक्ष कर रहा है। इसी बीच में विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार विपक्ष और पक्ष आमने सामने। और एज पर पुलिस एक्ट भी सर कोई ये जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने सर, 5 नहीं सर, मैं 5 से पहले खत्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने मैं पहले खत्म करूंगा सर। एज पर पुलिस एक्ट, होमगार्ड्स व्हेन कॉल्ड शैल हैव द सेम पावर, प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन एज मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स। ये पुलिस एक्ट भी कहता है सर। तो उसके लिए उनकी दैनिक भत्ता, उनकी सैलरी पुलिस पर्सनल्स के हिसाब से हो जाए, जो उनके खाली पद हैं वो भी भर जाए और उनके पदों में वृद्धि भी। तो मैं सर इसी बात कहने के बाद अपने अनुपूरक पर आता हूं सर। क्या वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्पीचेस के किए हुए वादे के हिसाब से होमगार्ड के स्वीकृत पदों को बढ़ाने एवं खाली पड़े पदों को समय सीमा में बांधकर भरने का आश्वासन पटल पर देगी सरकार? अगर नहीं तो क्यों नहीं? दूसरा सर,
होमगार्ड्स की, पुलिस कांस्टेबल्स की तरह सेवाओं को ध्यान में रखकर एवं इस महंगाई में उनके परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बजट 2025 में प्रावधान कर उनकी सैलरी या दैनिक भत्ता को बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार? अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, होमगार्ड जवानों को हर स्तर पर सशक्त, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। यही कह रहे हैं कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 27/8/2018, इससे पहले अगर हम बात करें तो 375 रुपये होमगार्ड के जवानों को मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 375 से बढ़ाकर 500 रुपये किया। इसके साथ ही 23/9/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 रुपये प्रतिदिन किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भत्ता उनका बढ़ाया है, साथ साथ उसके साथ महंगाई भत्ता अनुबंध किया है। आज इस समय हमारे होमगार्ड के जवान 9 से 18 रुपये प्रतिदिन पा रहे हैं। और हमारे साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी में भत्ते 260 रुपये मात्र मिलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भत्ता, ड्यूटी का भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों बराबर करके 9 से 18 रुपये कर। राहुल गांधी ये बतावे, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? जहाँ तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहते हैं तो हमारी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। सर, संभल वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, तमाम हिंसा हुई थी, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है कानून के साथ। सर, क्या इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर एक टैंकर गंगा जल भिजवा दे, खाना उसी से बना, उसी से? अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, या देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी भी बनने की ओर बढ़ गई। सर, हाथरस वाले मामले को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाएगी, कल कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। जो चीजें जांच की होती हैं, न्यायिक आयोग की जांच कैबिनेट में आती, कैबिनेट से सदन में आती, जो आएगी वो आप अपनी बात को रखेंगे। पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करूँ कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिसने जिनके नाम पर ये आयोजन। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में, इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय है। मैम, संभल मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो गई है, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर सवाल ये भी उठे थे कि उनको भी आपके देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को। मैम, एक सवाल है कि राहुल जी ने कहा था कि बसपा सुप्रीमो अगर साथ में आती तो बीजेपी को लोग हरा देते, जिस पर जो है मायावती बसपा सुप्रीमो उन्होंने ट्वीट किया कि ये लोग बी टीम है, बी टीम का काम करते हैं और हम जो है साथ में उनके कभी नहीं है। देखिए, ये तो निश्चित हो जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह बसपा काम करती है, चाहे वो चुनाव हो,
चाहे वो बड़े मामले हों, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, पर एक बड़ा समुदाय है और एक बड़ी नेता है वो, और उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैम, राहुल गांधी जी ने एक रायबरेली पहुंचे, वहाँ पे दलित समाज द्वारा उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए, कहा गया कि दलितों के साथ अन्याय किया, और उदित राय जी को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि उनके दिए गए बयान पे राहुल गांधी जी को माफी मांगी। देखिए, जिस तरह का बयान उदित राय जी ने दिया, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 4 बार, और किसी भी महिला पर इस तरह का बयान देना जो गरिमा के विपरीत हो, वो अच्छा नहीं। कानपुर के कमिश्नर को मैंने लिखित रूप से इसमें आग्रह किया था कि हमारे सीएस से जो हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी बाउंड्री से लगे हुए तमाम लोग ऐसे कहां से बस गए, रोहिंग्या वहां पर बस गए, जिसकी शिकायतें जनता हम लोग करने लगी। मैं मौके पर भी गया, निरीक्षण भी किया, और मैंने उनसे मांग करी कि इनको तुरंत इनका सत्यापन किया जाए कि किसने इनके आधार कार्ड बनवा दिए। उनके आधार कार्ड भी बने हैं, उनके राशन कार्ड भी बने हैं, ये किसने बनवा दिए, और उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैंने उनके लिए बड़ा अभियान एक चला करके, और पुलिस कमिश्नर ने तुरंत वहाँ छापेमारी की, और ऐसे कई लोगों को वहाँ से भगाने का भी काम किया गया। लेकिन मैं फिर इस पर लगातार निगाह रखे हूँ, और अपने पूरे विधानसभा के साथ कानपुर में एक भी रोहिंग्या जिसने कहीं से भी आधार कार्ड भी बनवा लिया होगा, चाहे राशन कार्ड भी बनवा लिया होगा, उसको कानपुर में रहने नहीं दिया जाएगा। सरकार आपकी है और इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? बराबर तो हम तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया कि रोहिंग्या हैं यहाँ पर आकर के बस रहे हैं, वो पहले मोमियाँ लगाते हैं, फिर वो एक तरफ की मोमिया से अपना कमरा बना लेते हैं, और फुटपाथ पे ही, और ऐसे ही वो जीवन, और रात में कई जगहों पे देखा गया है कि वो घुमंतुओं की तरह अपराध में भी लिप्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था योगी जी की इतनी दुरुस्त है कि इतनी। तो चलिए इसी बीच अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के अंदर कल दिल्ली वासियों को नई मुख्यमंत्री मिली है रेखा गुप्ता, और उसी के साथ दिल्ली में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ 6 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने वित्त विभाग, जो कि सबसे अहम विभाग होता है, वो अपने पास रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली में नई सरकार का गठन जो है वो कल हुआ है, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह था। कल करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने ली, और उसके बाद यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया, और साथ ही साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी जो है यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कल शपथ ली। इसी के साथ आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो उन्होंने 6 विधायकों के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री का चेहरा और कमान संभालते हुए अब दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक जो है वो हुई है। तमाम कामों को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर अब पूरा फोकस जो है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार करती हुई नजर आएगी, जिसमें फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि शपथ समारोह के बाद आशीष सूद को कई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई है। गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, खुद के पास वित्त विभाग जो है वो रखा है। प्रवेश वर्मा को अगर बात की जाए, जिनका लगातार नाम सुर्खियों में बना था, क्योंकि नई दिल्ली सीट से कड़ा मुकाबला आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिया था और जीत हासिल की, तो उनको भी यहाँ पर PWD के साथ साथ 5 और विभाग जो है वो दिए गए हैं। तो जिम्मेदारी बड़ी है, और यहाँ पर कमान भी संभालती हुई रेखा गुप्ता नजर आ रही है, और फुल एक्शन मोड में है। यमुना की सफाई को लेकर भी बात की गई, क्योंकि यमुना की सफाई एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर पूरी इलेक्शन लड़ी गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, या कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ पर योजनाओं को लागू करना और विभागों को बांटना, ये सब हो चुका है, और आगे का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर करने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बनने के बाद जो है वो यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। तो कौन से बड़े चेहरे को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको बताएंगे। रेखा गुप्ता जो कि नई मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने पास वित्त विभाग रखा है। सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो उन्होंने अपने पास रखे हैं। प्रवेश वर्मा, जिन्हें डिप्यूटी सीएम बनाया गया है, उन्होंने अपने पास शिक्षा, PWD और परिवहन डिपार्टमेंट जो है ये रखा है। तो ये सभी जिम्मेदारियां उनको दी गई। तो बिल्कुल मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि एक बड़ा प्रतिष्ठित चेहरा है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम हुआ है।
तो यहाँ पर रविंद्र कुमार इंद्राज की अगर बात की जाए तो उन्हें समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम विभाग जो है वो दिया गया है। तो ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई है और कई इंपॉर्टेंट विभाग जो है खुद CM और डिप्यूटी CM के पास रहे हैं। इसी में कपिल मिश्रा की अगर बात की जाए, जल, पर्यटन और संस्कृति विभाग जो है उन्हें दिया गया। बिल्कुल, आशीष सूद को राजस्व विभाग, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, खाद्य और साथ ही साथ नागरिक विभाग जो है वो आशीष सूद के हवाले हुआ है। पंकज कुमार सिंह को विधि, विधायी कार्य और आवास विभाग जो है वो दिया गया है। ये सभी जिम्मेदारियां मंत्री मंडल को सौंपी गई है, जहां पर 6 विधायकों को 6 अलग अलग विभाग और जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके से सौंपी गई है। शपथ लेने के बाद से ही सरकार काम करती हुई और फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री ने जब शपथ ग्रहण की और उसके बाद उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ग्रहण की, तो इसके तुरंत बाद दिल्ली में पहली मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो हुई, जिसमें कि एक अहम मुद्दा जो कि कोई भी पार्टी हो सभी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा और प्राथमिकता से इस पर काम करने की बात कही गई थी। लेकिन अब क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है, जनता ने जिताकर उन्हें ये पदभार दिया है, तो जिसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक्शन मोड में रेखा गुप्ता नजर आ रही है और जल बोर्ड के साथ CM बहुत जल्द बैठक करने वाली है। मंत्री प्रवेश वर्मा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी कमान संभालती हुई नजर आ रही है, जहां पर यमुना की सफाई को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने आने से पहले ही, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आने से पहले ही यमुना की सफाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। और यहाँ पर आज आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता राष्ट्रपति से भी 12:30 बजे मुलाकात करेंगी और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात जो है वो रहने वाली है। कई विषयों पर चर्चा होगी। फुल एक्शन में दिल्ली सरकार जो है वो नजर आ रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या फिर यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर हो, इन सभी पर चर्चाएं लगातार तेज है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण की, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कि यमुना की सफाई को लेकर बात की गई। साफ तौर से कहा गया कि यमुना को साफ करना उनकी प्राथमिकता है और यमुना को साफ करने के लिए वो हर एक कदम जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम नेता कदम उठाएगा ताकि यमुना को साफ किया जाए। हमारे साथ ताबिश कमाल है। ताबिश, आप बताइएगा, दिल्ली में अब अगर हम कहें तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है, जहां पर केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है वो उसी पार्टी का और वहीं पर अब मुख्यमंत्री भी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का मिल चुका है, तो विकास में कितनी गति आएगी दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए आज सुबह रेखा गुप्ता मीडिया से बात कर रही थी अपने घर के बाहर। जब वो निकली तो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कल की मीटिंग के बाद आज वो सुबह से ही लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रही है और 2 अहम बैठकें आज उन्होंने बुलाई हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर के उन्होंने बैठक बुलाई है और दूसरी PWD के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक बुलाई है। 2 अहम बैठकें आज दिल्ली में होने वाली है। जल बोर्ड का मुद्दा देखिए बहुत अहम रहा है दिल्ली में, हमेशा दिल्ली में पानी की किल्लत रही है, बड़े पैमाने में दिल्ली में पानी की परेशानी की वजह से ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में बड़े बड़े सीवेज के नाले हैं जिसके जो बरसात में कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने की वजह से बरसात में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दिल्ली की जनता को, उससे छुटकारा पाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री इस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ PWD की जो बैठक वो कॉल की है उन्होंने, उसका मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं वो उनका कहना ये है कि सड़कें बहुत छोटी हैं, उन पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, वो खाली करानी है। साथ ही सड़कों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पिछली सरकार और आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमेशा मुद्दों से बचकर दूसरे मुद्दों पर राजनीति ये लोग करते रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं किया है और इसी वजह से ना तो दिल्ली में पानी की पीने की समस्या का समाधान हुआ और ना ही दिल्ली में सड़कों की जो समस्या है, ट्रैफिक की जो समस्या है, क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, ना ही उस समस्या का समाधान हुआ। तो ऐसे में आज बहुत अहम 2 बैठकें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई है और ये बहुत अहम होगी। देखिए दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, इसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन यहाँ काम को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक्शन मोड में सरकार आई है, ये वही कहावत पे भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं काम
कर रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि 27 साल बाद सरकार सत्ता में आई है और शुरू से ही अपने आप को भ्रष्टाचार हो या फिर अलग अलग मुद्दों पर हो काम करने को तैयार है। तो वही जनता के बीच मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आ रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद सत्ता में वापस आई है, दिल्ली के अंदर इस वक्त अगर बात की जाए तो सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। हमेशा ये रहा था कि दिल्ली में पिछले 27 सालों में सेंटर में सरकार किसी और की होती थी, तो स्टेट में सरकार किसी और की होती थी। हालांकि शीला दीक्षित के समय में कांग्रेस की सरकार कुछ दिनों के लिए सेंटर और स्टेट के साथ में रही, लेकिन उसके बाद से 2014 के बाद से सरकारों का परिवर्तन हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली को जिस तरह से काम मिलने चाहिए थे उस तरह से काम नहीं मिले हैं। तो ये एक चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने, क्योंकि बड़े वादे किए हैं, कई ऐसे वादे हैं जिनको पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली को स्वच्छ करना, दिल्ली को ऐसा शहर बनाना जिसकी कल्पना दिल्ली की जनता अब बीजेपी से कर रही है, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है दिल्ली ने बीजेपी को दी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तमाम चुनौतियां अब किस तरह से उनको हल करनी है तो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पूरी कैबिनेट साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आ रही है, उससे ये बात साफ है कि बहुत जल्द वो जो तमाम उन्होंने वादे किए उनको पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको दोबारा से चुनाव में उतरना है, हाल अब 2 या 2.5 साल की बात मैक्सिमम रह गई है जब नगर निगम का चुनाव होना होगा, तो अब दिल्ली सरकार के कार्यकाल को देखकर ही नगर निगम के चुनाव की परिस्थितियां जो भी बनेगी वो आने वाले समय बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जरूर कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आए। हालांकि फिलहाल की अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो अभी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नगर निगम पर भी काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में चाहे नगर निगम की बात कर ली जाए, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनडीएमसी, सब जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही एक्शन मोड में है, एक जगह जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का समापन होता है और शाम को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर यमुना जी को साफ करने की बात साफ तौर से प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है। लेकिन अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है वो वादा खिलाफी पहले दिन से ही कर रही है और ये कहा गया था कि पहली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक महिला को 2500 रुपए देने का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अब ये आरोप प्रत्यारोप के दौर भी पहले दिन से शुरू हो चुके हैं दिल्ली में। देखिए, बहुत दिनों के बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जब से अपनी पार्टी का गठन किया है तब से वो सत्ता में है और ऐसे में सत्ता में होने पर उन्हें विपक्ष की जो भूमिका वो शायद नहीं मिली थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो वादे हमने किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, चाहे उसमें थोड़ा हमें वक्त लगे। हालांकि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिश सिंह बहुत मुखर होकर के बीजेपी और सरकार के खिलाफ उतर आई है। अब देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि देखिए रेखा गुप्ता ने कल शपथ ली है, पहली बैठक हुई है, उन्होंने जो अपने वादे किए थे उस वादे के हिसाब से उन्होंने यमुना को लेकर। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां पर रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। आतिशी के निजी स्टाफ की सेवाएं अब खत्म कर दी गई हैं। देखिए, सारे अधिकारी अपने मूल कैडर में भेज दिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ सेवाएं भी जो है वो खत्म कर दी गई है और ये बड़ा एक्शन जो है रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में बड़ा फेरबदल करते हुए लिया है। सबसे पहले आतिशी की अगर बात की जाए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके वहाँ के जितने भी सारे जो काम करते थे लोग, जो व्यक्तिगत स्टाफ था, उन सभी की सेवाएं जो है खत्म कर दी गई है। तो अब यहाँ पर फिलहाल ये बड़ा फेरबदल जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार एक्शन मोड के साथ साथ कुछ बड़े फेरबदल भी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं और एक बड़ा अहम फैसला जहां पर जो भी मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के लिए जो काम किया करते थे, उनके व्यक्तिगत जीवन में वो काम किया करते थे, उनके निजी काम किया करते थे, अब उन तमाम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और नए लोगों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फेरबदल दिल्ली में किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि आतिशी ने निजी स्टाफ सेवाएं जो है वो खत्म कर दी है। आतिशी की अब यहाँ जितना भी स्टाफ है उन्हें वापस अपने कैडर में भेजा गया है।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि सारे अफसर अपने मूल कैडर में भेज दिए गए हैं और ये मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ सेवाएं भी यहाँ पर खत्म कर दी गई हैं। तो ये बड़ा जो फेरबदल है वो दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। जो भी अधिकारी दूसरी जगह पर नियुक्त किए गए थे उन्हें अब मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर कई अधिकारियों को दूसरे कॉर्पोरेशन में भेजा था और उन्हें भी अब एक प्रॉपर अपने वहां पर जो स्टाफ है उन्हें रिपोर्ट करने को जानकारी मांगी थी और इस पर मुख्यमंत्री बनते ही अभी फिलहाल अपने कैडर में जाने के लिए कह दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी जो है पूरी मांगी गई थी, जिसके चलते उनके नाम वगैरह उनके रिपोर्ट्स सभी जो है मांगने के बाद अब उन्हें मूल विभाग में लौटने को कह दिया गया है। तो एक्शन में दिल्ली की सीएम नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले स्टाफ जो है वो अतीशी का हटाया गया है और उन्हें अपने मूल विभाग यानी कैडर में वापस भेजने को कहा गया है। तो बिल्कुल इन तमाम फेरबदलों के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल आतिशी के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म और इसी बीच में आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रही हैं। आप सुनिए क्या कुछ कह रही है। तो चलिए इसी बीच अब आपको तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की दिखाएंगे, जहां पर आज चौथा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ अभिभाषण दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रति वर्ष जिस तरीके से लोग मुझसे आते जा रहे हैं, उनका डेटा रखा है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उस डेटा के साथ ही जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं तैयार करके इस प्रश्न को लेकर के नहीं आई है। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहां से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए, और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर
जो हमने टारगेट तय किए थे हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। हमने जो 10 सेक्टर बनाए हैं उस सेक्टर में अवस्थापना और औद्योगिक विकास का एक सेक्टर है जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास का भी है, एमएसएमई भी है, इसके अलावा हथकरघा और वस्त्र उद्योग भी है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल एविएशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई से संबंधित ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं और जिसकी समीक्षा स्वयं यहां पर एपीसी के स्तर पर होती है। दूसरा सेक्टर है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी उसके अन्य सहयोगी संस्थान हैं ये सभी उसके भी लाए गए हैं। उद्यान है, खाद्य प्रसंस्करण है, रेशम विकास है, पशुधन है, डेयरी है, फिशरीज है, सिंचाई और जल संसाधन और कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर ये रखा गया है। तीसरा सेक्टर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जिसमें समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ जितना भी सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी, इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवा ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, तार, राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा विभाग है राजस्व संग्रह से संबंधित जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है और भी अन्य जितने भी कर और करेक्टर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी भाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा शिक्षा का है जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं इन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इसको इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को
प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। आ गया पूरी जवाब। अनुमति हो तो नेता सदन से मैं अनुपूरक पूछना चाहूंगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र की दिखा रहे थे, जहां पर आज चौथा दिन और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पर अभिभाषण दे रहे थे। इसी बीच अब दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में उन्होंने प्रतिभाग किया है। इस दौरान युवाओं को वो संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है, ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी साथियों का, इस संस्थान से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत जल्द ही गिफ्ट सिटी के पास द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का एक विशाल कैंपस भी बनकर तैयार होने वाला है। और अभी जब मैं आपके बीच आ रहा था तो चेयरमैन श्री ने मुझे उसका पूरा मॉडल दिखाया, प्लान दिखाया। वाकई मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी ये लीडरशिप लेगा। साथियों, आज जब द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक young men and women and I shall transform India। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ, इसी मंत्र को लेकर हम सबको और विशेषकर आपको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय
21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी 21st सेंचुरी की लीडरशिप तैयार करने का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे विश्वास है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। और हो सकता है यहां से ट्रेनिंग लेकर निकला कोई युवा शायद पॉलिटिक्स में नया मुकाम हासिल करे। साथियों, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था तब तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है, ये करेगा क्या। पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है, और उधर पाकिस्तान है, ये करेगा क्या। और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है, और है क्या। लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, दिखना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की
बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे थे, जहां पर भारत मंडपम में का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि अलग अलग फील्ड से अलग अलग बड़े चेहरे, प्रतिष्ठित चेहरे पहुंचे थे और पीएम मोदी जो हैं वो इसमें प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच अब आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ले चलेंगे, जहां पर कि कृषि विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिभाग किया गया है। ये सीधी तस्वीरें उधम सिंह नगर से आपके सामने। देखिए सीधी तस्वीरें आपको उधम सिंह नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक आयोजन में प्रतिभाग किया गया है, जहां पर कि एग्रीकल्चरल साइंस का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो आयोजित किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ बड़े चेहरे भी पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ अधिकारियों के साथ वो अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण कर रहे हैं, जो वहां पर स्टॉल्स स्थापित किए गए हैं और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, उनके साथ भी वार्तालाप, सीधे तौर पर संवाद करते नजर आ रहे हैं। और जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, इन प्रदर्शनियों में जो चीजें रखी गई हैं उनके बारे में भी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी एक एक कर सभी लोगों से ले रहे हैं। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।